अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। नीतीश कुमार 10वीं मरतबा बने बिहार के वज़ीर आला, आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाया हलफ। वज़ीर आज़म मोदी, मरकज़ी वज़रा और कई रियासतों के वज़ीर आला ने तकरीब में शिरकत की। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने हिंदुस्तान के इलाकाई किरदार को स्ट्रेटजिक करार दिया। नई दिल्ली में कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग से क्या खिताब। हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ यूएस चाइना कमीशन की मुतनाज़ा रिपोर्ट, कांग्रेस ने हुकूमत से रद्द-ए-अमल का किया मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी G20 सरबराही अजलास में शिरकत के लिए जुमे के रोज जनूबी अफ्रीका होंगे रवाना। बीवी की खुदकुशी की धमकियों से परेशान शौहर को तलाक देने की इजाज़त, बॉम्बे हाई कोर्ट का अहम फैसला। मुल्क भर में कश्मीरियों को शक की निगाह से देखने से गुरेज किया जाए, उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अपील। और अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, 14,000 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें जब्त। तो ये थी सुर्खियां, खबरें तफसील से। नीतीश कुमार ने बिहार के वज़ीर आला के तौर पर 10वीं मरतबा हलफ ले लिया है। पटना के तारीखी गांधी मैदान में मुनक़िदा शानदार तक़रीब हलफबरदारी में रियासत के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़राए आला और NDA के हुक्मरानी वाली रियासतों के मुतअद्दिद वज़राए आला भी मौजूद थे। गवर्नर ने वज़ीर आला की तजवीज़ पर दीगर वज़रा की तक़र्री का मंजूरी भी दे दी है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने हिंदुस्तान के इलाकाई किरदार को स्ट्रेटजिक करार दिया है। नई दिल्ली में कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब करते हुए उन्होंने मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका के वफूद की मेज़बानी की। इस मौके पर अजीत डोवाल ने कहा कि एक महफूज समंदरी पड़ोस की तश्कील में हिंदुस्तान ने सही क़यादत का काम अंजाम दिया है। वाज़ेह है कि उनके तबसरे ऐसे वक्त सामने आए हैं जब बांग्लादेश का सियासी बहरान इलाकाई हरकयात को नई शक्ल दे रहा है। तिब्बत में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तहत ताउन और सरहद पर सिक्योरिटी, इंसदाद, दहशतगर्दी और समंदरी निगरानी के समेत वसी तर उमूर का अहाता किया गया। It is indeed a pleasure to be amongst friends and to host all of you in New Delhi for the 7th meeting of the NSAs of the CSC. The CSC has gained immense significance today in the midst of a rapidly changing and challenging global security environment. Realizing the growing import of strengthening regional partnership amongst the countries of the Indian Ocean region, we came together in 2020 to reinforce the cooperation in vital matters of security through the establishment of Colombo Security Conclave. I am happy that our engagements have gained momentum since the 6th NSA meeting that was held in Mauritius in December 2023. The strength and success of this august group lies in our common vision, consultations and convergence of objectives. We have been building our capacities through regular engagements across the 5 pillars of cooperation. We adopted the CSC Charter and the MOU on the establishment of the CSC Secretariat in August last year. We also appointed the first Secretary General of the CSC earlier this year, and I am pleased to welcome him also to this meeting. I would like to place on record the excellent coordination by the Secretariat of the CSC in this regard. Excellencies, the ocean is our biggest heritage. It is the engine that propels our economies. As countries joined by shared maritime geographies, it is our responsibility to ensure the safety, security and stability of the region. We need to shape
a favorable environment to nurture an open, inclusive maritime domain anchored firmly on a rule-based order. We also need to work closely for the preservation and use of our common maritime heritage. India is committed to continue working closely with all CSC countries to enhance our collective capacities in dealing with the evolving and emerging security challenges. I am confident that our deliberations today will be productive and forward-looking, and I look forward to hearing from all of you. Thank you very much. कांग्रेस पार्टी ने यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की हालिया सालाना रिपोर्ट को हिंदुस्तान के लिए तशवीशनाक करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हर पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी हुकूमत को इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश ने एक पोस्ट में कहा है कि रिपोर्ट में हिंदुस्तान से मुतल्लिक़ हसास सिक्योरिटी मसाइल का जिक्र किया गया है, जिससे हिंदुस्तान की सफारती मौक़िफ़ पर तशवीश पाई जाती है। उन्होंने कहा कि सालाना रिपोर्ट तकरीबन 800 सफ़हात पर मुश्तमिल है और सफ़हात 108 और 190 के हवाले से हैरानकुन और नाकाबिल फ़हम हैं। इधर वज़ीर-ए-आज़म मोदी G20 के सरबराही अजलास में शिरकत के लिए जुमे के रोज़ जनूबी अफ्रीका रवाना हो जाएंगे। ये ग्लोबल साउथ में मुसलसल चौथा G20 सरबराही अजलास होगा, जो 22 ta 23 नवंबर को मुनक़िद किया जा रहा है। इस अजलास में वज़ीर-ए-आज़म G20 एजेंडे पर हिंदुस्तान का नज़रिया पेश करेंगे। जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सरबराही अजलास के लिए जोहान्सबर्ग पहुँचेंगे तो वो सिर्फ़ एक और कसीरुल जहती अजलास में नहीं होंगे, बल्कि जोग्राफियाई और सियासी एतबार से एक इंतहाई अहमियत के हामिल फ़िज़ा में क़दम रखेंगे। यह चौथा G20 अजलास यानी दुनिया की 20 सबसे बड़ी मईशतों का ग्रुप है जो ग्लोबल साउथ में मुनक़िद हो रहा है। एक ऐसा अनसर जो दुनिया के मामलात में बदलते हुए तवाज़ुन की खामोश लेकिन वाज़ेह तौर पर निशानदही करता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि शरीक हयात की तरफ से बार बार ख़ुदकुशी की धमकियाँ देना जुल्म यानी ज़हनी इस्तिसाल के ज़ुमरे में आता है। अदालत ने इस बुनियाद पर एक शख्स को अपनी बीवी को तलाक़ देने की इजाज़त दे दी। ये मुक़दमा 2006 में होने वाली शादी से मुतालिक है, जिसमें मियाँ बीवी 2012 से अलग रह रहे थे और उनके दरमियान सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी। शौहर ने 2019 में फैमिली कोर्ट में तलाक़ की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उधर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने लाल किला धमाकों की तहक़ीक़ात के पस मंज़र में मुल्क भर में कश्मीरी शहरियों, तलबा और मज़दूरों की बढ़ती हुई बेचैनी पर शदीद तशवीश ज़ाहिर करते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से अपील की है कि हर सतह पर उनके तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त नफ्स और बुनियादी हुकूक़ को यकीनी बनाया जाए। इसी दौरान डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी कहा है कि मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों में पढ़ने का काम करने या कारोबार से वाबस्ता कश्मीरी नौजवानों और शहरियों को शक की निगाह से देखने के वाक़यात नहायत अफसोसनाक और ख़तरनाक रुझान की निशानदही करते हैं। उन्होंने कहा कि लाल किला धमाकों की तहक़ीक़ात ज़रूरी होनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में बेगुनाह कश्मीरियों को हरासा करना और उन पर बिला वजह शक ज़ाहिर करना गैर मुनसिफ़ाना है। हालात बने हैं, इन हालात में शायद माँ बाप भी अपने बच्चियों को यहां से बाहर भेजना पसंद भी नहीं करेंगे। जब हर तरफ से हमारे ऊपर शक की उंगली उठती है, जब हर तरफ से किसी और के करने की वजह से हम सबको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जब चंद लोगों के किसी चीज में शामिल होने पे हर किसी को उसमें उसके लपेट में लाने की कोशिश की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा यहां से निकलना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जो मैं कह रहा हूं वो कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, जो हकीकत है वो हकीकत है। अब आप देखें दिल्ली में जो हुआ, चंद लोग उसके लिए जिम्मेदार, लेकिन एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि इसमें हम सब जो है कसूरवार हैं, हम सब इसमें मिले हुए हैं।
आज तो ना दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाना भी एक जुर्म के तौर पर समझा जाता है। मैं खुद अपनी गाड़ी, जब मेरे पास अपने ज्यादा सिक्योरिटी वाले नहीं होते, मैं खुद सोचता ना मैं गाड़ी निकालूं या ना निकालूं। पता नहीं कौन साइड करके रोकेगा, पूछेगा ना आप हो कहां से, क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों आए हो। तो जब हम यहां से बाहर जा नहीं सकते रोजगार हासिल करने के लिए, तो फिर हुकूमत की और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम बेरोजगारी को कम करने के वसाइल जो है यहां पैदा करें। और इसलिए मिशन युवा और ये 2 दिन का जो ये ट्रेड फेयर, रीजनल ट्रेड फेयर रखा गया, इसकी अहमियत बढ़ जाती है। अब मिशन युवा को चलाए हुए साल क्या 6 महीने भी नहीं हुए, लगभग अब 5 महीने पूरे हो गए हैं। हम भी सीख रहे हैं कहां पे ये ठीक है, कहां पे और इसको बेहतर करने की गुंजाइश है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम पहले दिन से कामयाब नहीं होती। हर गवर्नमेंट के स्कीम को थोड़ा सा उसमें सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, कहीं पे खामियां होती हैं, कहीं पे कमजोरियां होती हैं, उनको दुरुस्त करना होता है। और जब हम नंबर्स देखते हैं, उन नंबर्स में सीधा पता चल जाता है कि किस चीज को हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने अनिल अंबानी की सरबराही वाले अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 1400 करोड़ रुपए मालियत की नई गैर मुनकुला जायदादों को जब्त कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इस ताज़ा कार्रवाई के बाद ईडी के ज़रिए जब्त की गई मजमूई जायदादों की मालियत बढ़कर तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है। ईडी की कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है जब मरकज़ी एजेंसी फीमा की जांच के सिलसिले में अनिल अंबानी को कई मरतबा समन भेज चुकी है, लेकिन वह अब तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें 17 नवंबर को दिल्ली वाक़ ईडी हेडक्वार्टर में पेश होना था। ताहम अनिल अंबानी ने हाजिरी से गुरेज करते हुए वर्चुअल पेशी की दरख्वास्त दी थी, जिसे ईडी ने नामंजूर कर दिया था। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। नीतीश कुमार 10वीं मरतबा बने बिहार के वज़ीर आला, आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाया हलफ। वज़ीर आज़म मोदी, मरकज़ी वज़रा और कई रियासतों के वज़ीर आला ने तकरीब में शिरकत की। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने हिंदुस्तान के इलाकाई किरदार को स्ट्रेटजिक करार दिया। नई दिल्ली में कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग से क्या खिताब। हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ US चाइना कमीशन की मुतनाज़ा रिपोर्ट, कांग्रेस ने हुकूमत से रद्द-ए-अमल का किया मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जुमे के रोज जनूबी अफ्रीका होंगे रवाना। बीवी की खुदकुशी की धमकियों से परेशान शौहर को तलाक देने की इजाज़त, बॉम्बे हाई कोर्ट का अहम फैसला। मुल्क भर में कश्मीरियों को शक की निगाह से देखने से गुरेज किया जाए, उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अपील। और अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, 14,000 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें जब्त। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ, और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।